सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बर्बादी से जूझ रही थी और ऐसी तबाही को रोकने के लिए रास्ते ढूंढ रही थी। इस लड़ाई के बाद एक नई दुनिया बनी जिसमें दो सुपर पावर्स उभरे, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। यूएस के नेतृत्व वाला डेमोक्रेटिक वेस्ट सोवियत यूनियन के ये कम्युनिस्ट ईस्ट के खिलाफ हो गया, या आइडियोलॉजिकल एंटर पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन्स के साथ कोल्ड वॉर का कारण बना। इसी टेंशन और दार के बीच नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का जन्म हुआ। 4 अप्रैल 1939 को नेटो की स्थापना की ट्रीटी पर वाशिंगटन डीसी में 12 देशों ने दस्तखत किए। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे और पोर्चुगल। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स, बेल्जियम में बनाया, यूरोप के सेंटर में अपनी जगह पक्की करके। नेटो का मुख्य उद्देश्य सोवियत यूनियन और वॉर्सो पैक्ट में उसके अलिस से होने वाले खतरे से सुरक्षा देना था। इस अलायंस का मेन आधार नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का आर्टिकल 5 था, जिसमें कहा गया था कि किसी एक मेंबर पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। कलेक्टिव डिफेंस का यह सिद्धांत नेटो की स्ट्रैटेजी का बेस बना, जिसका मकसद एकजुट होकर अग्रेशन को रोकना था। नेटो का बनना हिस्ट्री में एक बड़ा मोमेंट था। इसने कम्युनिस्ट एक्सपेंशन के खिलाफ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के एक साथ खड़े होने के संकल्प को दिखाया। यह अलायंस 20वीं सेंचुरी के आखिरी हिस्से और उसके बाद के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप देने में एक अहम रोल निभाएगा। नेटो के शुरुआती साल कोल्ड वॉर के बढ़ते टेंशन से भरे थे। 1950 में शुरू हुआ कोरियन वॉर अलायंस के संकल्प की पहली परीक्षा थी। नेटो खुद इस वॉर में शामिल नहीं हुआ, लेकिन इस वॉर ने कम्युनिस्ट खतरे के ग्लोबल नेचर और कलेक्टिव डिफेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। कोल्ड वॉर के दौरान नेटो सोवियत एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ एक मजबूत दीवार बना रहा। अलायंस ने यूरोप में एक बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन की, कन्वेंशनल फोर्सेस और यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के कॉम्बिनेशन से अग्रेशन को रोका। बर्लिन क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और ऐसे ही और घातनों में नेटो के अधिक स्टैंस ने अपने मेंबर्स की सुरक्षा और वेस्टर्न इंटरेस्ट्स को मेंटेन करने की कमिटमेंट को दिखाया। कोल्ड वॉर में नेटो ने अपनी मेंबरशिप भी बढ़ाई। 1952 में ग्रीस और टर्की शामिल हुए और 1955 में वेस्ट जर्मनी। इन एडिशंस ने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन्स में नेटो की प्रेजेंस को स्ट्रांग किया और सोवियत खतरे से बचने के लिए सिक्योरिटी चाहने वाले देशों के लिए अलायंस की अपील को दिखाया। कोल्ड वॉर के दौरान नेटो का रोल मिलिट्री डिटरेंस से आगे भी था। अलायंस ने अपने मेंबर्स के बीच पॉलिटिकल डायलॉग और कोऑपरेशन को भी बढ़ावा दिया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट किया। नेटो के होने से वेस्टर्न यूरोप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का एहसास हुआ, जिसे वॉर से तबाह देशों को फिर से बनाने और समृद्ध होने का मौका मिला। 1979 में बर्लिन वॉल का गिरना और 1991 में सोवियत यूनियन का टूटना कोल्ड वॉर के खत्म होने का संकेत था। नेटो को एक नए स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ा, जिसमें कोई तुरंत खतरा नहीं था। अलायंस को बदलते दुनिया के नए चैलेंजेस के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा। 1990 के दशक में नेटो के लिए बदलाव का दौर था। अलायंस ने एक ब्रॉडर सिक्योरिटी एजेंडा अपनाया, जिसमें पीस कीपिंग ऑपरेशंस, क्राइसिस मैनेजमेंट और नॉन नेटो कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप्स शामिल थे। बॉल्कन्स में नेटो की इन्वॉल्वमेंट, बोस्निया एंड हर्जेगोविना और कोसोवो में कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालना ने पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आउट ऑफ एरिया ऑपरेशंस में एंगेज करने की उसकी इच्छा को दिखाया। इसके अलावा नेटो ने एनलार्जमेंट का प्रोसेस शुरू किया, जिसमें पहले वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अलायंस में शामिल किया गया। इस एक्सपेंशन का मकसद स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जोन को ईस्टवर्ड बढ़ाना, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को मजबूत करना और पुराने ओपोनेंट्स के बीच रिश्ते सुधारना था।